देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम होने जा रहा है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और असम, केरला और पुडुचेरी में चुनाव हो चुका है। लेकिन इसी बीच कोर्ट के जरिए ईवीएम के शक शुबे को लेकर एक ऐसा फैसला सुना दिया गया है जिससे इस देश की आवाम की जो उम्मीदें हैं वो इस पूरे मामले में टिकी हुई है। आप सभी को पता है पिछले कई सालों से ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से विपक्ष के जरिए और कई आवाम के जरिए भी उठाए गए हैं। सीधे तौर पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में सेटिंग की जाती है भाजपा को जिताने के लिए। और अब जब से एसआईआर प्रक्रिया हुई है उसके बाद तो आपने देख ही लिया है कि क्या क्या आरोप और कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, क्या क्या बातें चुनाव आयोग को लेकर कही गई। और चुनाव आयोग के ट्वीट ने तो पूरा का पूरा, जी हां, पूरा का पूरा विपक्ष के दावों को, विपक्ष के आरोपों को सही करता हुआ नजर आया। कितनी फजीहत हुई है चुनाव आयोग की दोस्तों, इस वक्त शायद चुनाव आयोग को भी नहीं पता। अगर पता होता तो जो उनके ऑफिशियल साइट से ट्वीट किया गया, तृणमूल कांग्रेस को लेकर जो दो टूक जवाब दिया गया, उस शब्द को सही कर लिया गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा बार बार दिखाने की कोशिश की गई कि चुनाव आयोग जो कर रहा है सब सही कर रहा है। और आज तो पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे जोरों शोरों से माहौल बनाया गया है कि आज भाजपा का संकल्प पत्र रिलीज होने वाला है। अमित शाह ये संकल्प पत्र रिलीज करने वाले हैं, जैसे संकल्प पत्र रिलीज करके इस देश का पूरा दुख जो है बीजेपी के जरिए हर लिया जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता दोस्तों, जिन राज्यों में चुनाव होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा देने की बात करती है। इससे पहले वाले राज्यों में जब चुनाव हुआ था तब कहां, कितना क्या दिया जनता को, कितना विकास किया, उसके पन्ने पलटकर क्यों नहीं बताते हैं। चुनावी राज्यों में तो ऐसे ऐसे स्कीम, ऐसे ऐसे वादे लोगों तक ठेलने शुरू कर दिए जाते हैं जैसे भैया इससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भाजपा का कई राज्यों में जीत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जीती हुई है। लेकिन वहां के लोग क्यों परेशान हैं? वहां के लोग जंगल राज से लेकर हर एक चीज पर क्यों सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं? कल ही की बात कर रही हूं दोस्तों, जिस बिहार को जंगल राज की प्रकाष्ठा कही गई थी लालू के शासन में, वहीं भाजपा और जदयू के शासन में आपको पता है दिन दोपहरी पार्किंग विवाद को लेकर एक शख्स का गला काट दिया गया, मुस्लिम शख्स का। सोचिए, ये सारी चीजें हो रही है भाजपा शासित राज्यों में, उनके सहयोगियों के साथ जो मिलकर सत्ता चला रहे, वहां ये सारी चीजें हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। उल्टा रेपिस्टों को किस तरीके से संरक्षण देने की कोशिश की जाती है, जहां पर पीड़िता को लड़ना पड़ता है, न्याय मांगने के लिए इंडिया गेट पर बैठना पड़ता है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को जेल से बाहर आने की जो ऑर्डर आती है, उसके बाद वो सारी चीजें जो है आरोपी जो महिला है, जो पीड़ित है, उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। सोचिए। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की काया पलटने वाली है, वो तो बात की बात है। लेकिन अब आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार, जी हां, भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की जांच और निरीक्षण की अनुमति जो है वो दे दी है। यह आदेश जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की ओर से दिया गया है। मामला 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है और मुंबई उपनगर जिले के डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने जानकारी दी है कि 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम निर्माता और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा केवल डायग्नोसिस चेक किया जाएगा। इस तरीके का आदेश जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए याचिकाकर्ता को दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुना दिया है ईवीएम मशीन की जांच के आदेश को लेकर। जिस ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और शक की बातें विपक्ष और कई लोगों के जरिए कही जा रही थी, अब उस ईवीएम की जांच होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब चुनाव के बाद ईवीएम को चेक किया जाएगा।
फैसले के बाद मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने बताया है कि 16-17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम मशीन का डायग्नोसिस चेक किया जाएगा और इस डायग्नोसिस चेक में कौन करेगा और इसमें क्या पार्ट्स की जांच होगी इसके बारे में भी आपको बता दूं दोस्तों। तो ईवीएम का इंस्पेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के इंजीनियर करेंगे, BEL, जी हाँ, उनके इंजीनियर्स के जरिए किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित बेल ही ईवीएम मशीन बनाती है और 16-17 अप्रैल को जब मशीन का डायग्नोसिस चेक किया जाएगा तब कांग्रेस नेता नसीम खान, उनकी तरफ से लाए गए एक्सपर्ट और चुनावी अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। नसीम खान को मशीन की बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को चेक और वेरीफाई करने की परमिशन होगी। उन्होंने बताया है कि चुनाव के दौरान इस्तेमाल उनके विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई 5% मशीनों का इंस्पेक्ट करने की इजाज़त जो है कोर्ट के जरिए उन्हें दी गई है, यानी करीब 20 मशीनों का इंस्पेक्ट किया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि डायग्नोसिस चेक में ईवीएम के कुछ पार्ट्स की भी जांच की जाएगी। इनमें कंट्रोल यूनिट सबसे प्रमुख है और ये यूनिट पूरा डेटा स्टोर करती है और पूरी प्लानिंग प्रोसेस भी इसी से कंट्रोल होती है। यही यूनिट टोटल डाले गए वोट के रिजल्ट भी दिखाएंगे। कुछ बटन दबाकर इससे पूरी पोलिंग प्रोसेस को जानकारी भी ली जा सकती है। इसके अलावा बैलेट यूनिट की भी चेक की जाएगी। बैलेट यूनिट एक सिंपल वोटिंग डिवाइस होता है और इस पर कैंडिडेट के लिस्ट जो है वो लगी होती है और वोटर को इनमें से अपनी पसंद के कैंडिडेट्स के नाम वाला बटन दबाना होगा और डायग्नोसिस चेक में वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की भी जांच की जाएगी। वीवीपैट को भी मशीन होती है जो वेरिफिकेशन के लिए पेपर स्लिप प्रिंट करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों तो चेकिंग के दौरान ईवीएम निर्माता कंपनी के इंजीनियरिंग मशीन के माइक्रो कंट्रोलर का एक टेक्निकल ऑडिट किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि मशीन में कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन तो नहीं की गई है। इसके बाद मशीन सेल्फ डायग्नोसिस करेगी और फिर बाकी इंस्पेक्शन को पूरा करेगी। मतलब क्या गड़बड़ी है और क्या नहीं है, ये सारी जानकारी 16 और 17 तारीख को देश के सामने आने वाला है। यानी कि अमित शाह जो आज बंगाल में संकल्प पत्र रिलीज करने वाले हैं, उससे ठीक पहले एक बड़ा आदेश कोर्ट के जरिए दे दिया गया है जिसमें साफ तौर पर अब ये पता लगेगा कि ईवीएम में धांधली होती भी है या नहीं, या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हल्ला करता है और अपनी हार की नाकामी को छुपाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो दोस्तों पारदर्शिता होनी चाहिए थी, आज वो पारदर्शिता की बात बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए कर दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं और जिस तरीके का काम चुनाव आयोग कर रहा है दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है। आपके सामने है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ किया गया है और कितने कितने बड़े आरोप लगाए गए, खासकर मुसलमानों के साथ जो है मुस्लिम वोट पर जो ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है, इवन लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट में भी एक खुली, जी हाँ, पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान के अधिकार को लेकर संयम बरकरार है। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है दोस्तों, और इसी रीढ़ के साथ जब छेड़खानी हो, जब वोटर लिस्ट ही सवालों के घेरे में आ जाए, तब पूरी प्रक्रिया पर भरोसा जो है इंसान का डगमगाने लगता है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल अब सीधे तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और भारतीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी समेत कई पार्टियों का दावा है कि एसआईआर की पारदर्शिता की जगह जटिलता और तकनीकी बाधाओं ने इसे उलझा दिया है और इसका खामियाजा आम लोगों को, स्पेशली मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की 2026 की वोटर लिस्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक हुई, लेकिन किसी नाम को आसानी से खोजा या विश्लेषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्कैन की गई इमेजेस को पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है जो कैप्चा के पीछे छिपी है, और जिन वोटर्स के नामों को धुंधला करने वाले वाटरमार्क लगे हैं, ऐसे में डेटा का इस्तेमाल लगभग नामुमकिन हो जाता है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के हवाले से 558 पीडीएफ फाइलों से 2 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता रिकॉर्ड का डिजिटल रूप से जांच किया गया।
और इसमें पता चला दोस्तों कि ये रिकॉर्ड डिजिटल रूप में बदला है। इसमें हर मतदाता की संख्या, वोटर आईडी, नाम और उसकी स्थिति निकाली गई और इसका विश्लेषण के बाद ऑल्ट न्यूज ने बेहद चौंका देने वाले दावे किए हैं। विश्लेषण में सामने आया है कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 39,604 मतदाता यानी कि करीब 11.2% को अंडर एजुकेशन कैटेगरी यानी कि विचाराधीन के तहत चिन्हित किया गया है। आपको बता दूं कि भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट जो मानी जाती है, यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 21.9% है, लेकिन एसआईआर के तहत अंडर एजुकेशन मतदाताओं में मुसलमानों की संख्या 51.8% है। इसका मतलब ये हुआ है कि लगभग हर 4 में से 1 मुस्लिम मतदाताओं के वोट को अनिश्चित स्थिति में जो है रोक लगा दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया है, जबकि हिंदू मतदाताओं में यह अनुपात 17 में से 1 बताया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल ना उठे तो कैसे ना उठे। इसी तरीके से बालीगंज में मुस्लिम मतदाता के कुल 54.3% है, लेकिन अंडर एजुकेशन कैटेगरी में उनका प्रतिनिधित्व 75% तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम विचाराधीन होने की संभावना हिंदू मतदाता के मुकाबले 3.1 गुना ज्यादा पाया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ी गई एक कैटेगरी तार्किक विसंगति से जुड़ा हुआ है, जो 2026 से पहले भारतीय चुनाव प्रक्रिया में मौजूद ही नहीं थी। आपको बता दूं दोस्तों कि जी हाँ, इस तरीके के हर मतदाता को 2002 की वोटर लिस्ट से खुद या किसी रिश्तेदारों के माध्यम से लिंक कराना अनिवार्य किया गया। इसके आधार पर मतदाताओं को मैप्ड, अनमैप्ड और तार्किक विसंगत जैसे ग्रुप्स में बांटे गए और कागजों पर यह कैटेगरी रिकॉर्ड में गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए बनाई गई, लेकिन व्यवहार में इसकी वजह से मामूली अंतर भी बड़ी समस्या बन गई। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद और मोहम्मद जैसे नामों की अलग अलग स्पेलिंग या पुराने रिकॉर्ड के खराब स्कैन की वजह से सॉफ्टवेयर के कई बार सही पहचान नहीं कर पाने से, इतना ही नहीं प्रक्रिया के बीच में नया एल्गोरिदम भी जोड़ दिया गया, जिससे पहले से सही तरीके से मैप किए गए मतदाताओं को दोबारा चिन्हित करना शुरू कर दिया। इस बदलाव की जानकारी ने तो आम लोगों को इस बदलाव की जानकारी ना तो आम लोगों को दी गई और ना ही अधिकारियों को स्पष्ट रूप से समझाई गई। इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिला। करीब 1.36 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगत कैटेगरी में डालकर उन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन उनका वोट देने का अधिकार अस्थायी रूप से रोक दिया गया और उन्हें अंडर एजुकेशन में डाल दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की और उससे पहले चुनावों का ऐलान कर दिया गया। इस मामले में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और 20 फरवरी 2026 को अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत झारखंड और उड़ीसा से न्यायिक अधिकारियों की मांग की ताकि मामलों का निपटारा हो सके। हालांकि 32 लाख मामलों के निपटारों के बावजूद करीब 13 लाख नाम 23 मार्च को जारी पहली पूरक सूची में शामिल नहीं हो पाए। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो आजादी के बाद साल 1952 के बाद एसआईआर प्रक्रिया 13 बार हो चुकी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तार्किक विसंगत जैसी कैटेगरी का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं किया गया। आपको बता दूं दोस्तों कि विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि 39,604 मतदाताओं का अध्ययन किया गया और उन्हें धार्मिक पहचान का निराधार उनके पूरे नाम के आधार पर किया गया। इसमें पाया गया है कि कुल मतदाताओं में मुस्लिम हिस्सेदारी जो है 39.5% थी, जबकि अंडर एजुकेशन कैटेगरी में यह बढ़कर 66.5% हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हर चौथा मुस्लिम वोट पर ब्रेक लगा दिया गया है, जो ऑल्ट न्यूज के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। यही नहीं दोस्तों, कल असम के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि फर्जी मतदाताओं को बिहार, झारखंड से, उड़ीसा से बुला कर जो वोट डलवाने की प्रक्रिया जो है वो की गई है। अब आप सोच सकते हैं ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। चुनाव आयोग जो निष्पक्षता की, पारदर्शिता की बात कर रहा है, जब खुद जनता पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है कि भैया हमें तो बुलाया गया है वोट डालने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि धांधली हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।